हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस गाला पेपर के सेक्शन डी। तो आज हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 2। सेक्शन डी कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा और 7 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 47 से लेकर 53 ये 7 क्वेश्चंस हुए। इसमें से एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 4 जा हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 4 4 जा 16 मार्क्स तो ये हो गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, वो है मैप का। तो 16 + 4 इस तरीके से सेक्शन डी पूरा 20 मार्क्स का होगा, यानी कि 54 तक यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? जब हम सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, और जब प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, उनका जो मूवमेंट है, उसका असर ह्यूमन लाइफ में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना इज एस्ट्रोलॉजी। So astronomy is the most ancient science. Many works या ग्रंथ related to astronomy has been written in India. फिर एंड ऑर्गेनाइज एंड डीप स्टडी, जो हमारे यहाँ की एशियन यूनिवर्सिटी हो गई जैसे कि नालंदा और तक्षशिला, ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते थे। Planets and their movements, constellation and other celestial objects were used for, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से, यानी कि इन्हीं से ये दोनों का जन्म हुआ है। Now predictions were made on the basis of planetary position। अभी मैंने बताया ह्यूमन लाइफ में प्लैनेट्स का क्या असर होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिक्शन, यानी कि एस्ट्रोलॉजी। फिर है आर्यभट्ट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसकी वजह से जो इंडिया की पहली सैटेलाइट है उसका नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, और लूनार एक्लिप्स का रीजन भी इन्होंने बताया था कि लूनार एक्लिप्स अकर्स ड्यू टू द शैडो ऑफ अर्थ, यानी कि ये हो गया सन, फिर ये अर्थ और फिर ये मून। तो जब मून अर्थ की शैडो में आ जाता है, ये पूरा डार्क हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। तो शैडो ऑफ अर्थ जब मून पर पड़ती है, मून पूरा डार्क हो जाता है, उसी को हम लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। सो विच इज डिक्लेयर, और इसी को अजर बहार कहा गया है बहुत सारे स्कॉलर्स ने ना। इन द सेम मैनर इनका नाम भी याद रखना है, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने क्या किया? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बताए इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। तो बुक का नाम भी याद रखना है। न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ बताने से कई सालों पहले ही ब्रह्मगुप्त ने अपनी बुक ब्रह्म सिद्धांत में लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को बताया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द प्रोग्रेस मेड इन मैथमेटिक्स इन द एंशिएंट इंडिया। यहाँ पर भी आर्यभट्ट के बारे में आएगा। Many epoch-making mathematical discoveries were considered to be made in India through contemporary global affairs are carried out। तो इंडिया ने ऐसे कई सारी मैथ्स में डिस्कवरीज की है जो आज दुनिया इस्तेमाल करती है और इतनी आगे बढ़ गई। द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थ्योरम ऑफ बोधियान, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक। ये पूरी दुनिया को किसने दिया? इंडिया ने। आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर किया। फिर द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वो डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम ग्रुत्समन। डिजिट के बाद जीरो लिखने का जो प्रोसेस है वो किसने बताया? ग्रुत्समन। डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के रिमेन्स हमको क्या मिला? वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स मिले, जिसमें डेसिमल में वेट बताया जाता था, यानी कि उस टाइम पर उनको डेसिमल के बारे में तो पता था। फिर नाम आता है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य हैज रिटन बुक्स लीलावती गणित, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताती है मैथ्स के। फिर बीज गणित, ये अलजेब्रा के ऊपर है। इन 1150 AD ही डिस्कवर साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशन, और बोधियान डिस्कवर द ट्राइंगल थ्योरम। वो एंगल सम प्रॉपर्टी और जितनी भी ट्राइंगल की थ्योरम है वो बोधियान ने डिस्कवर की। उसके अलावा आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू मेंशन की, और उसको पाई बोलना है ये भी उन्होंने बताया। क्या है वैल्यू? 22/7 या तो 3.14। इन हिज बुक, किस बुक में लिखा है ये? आर्यभट्टियम। He also propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of circle। तो जब circumference यानी कि 2πr, ठीक है, और फिर पाई डी, तो जो पाई होता है वो क्या है? कांस्टेंट है, ये भी इन्होंने बताया। multiplication, addition, subtraction, square root, cube root, etc. introduced by Aryabhat in his work, hence he is known as father of mathematics.
मोरोवर ही हैड रिटन मैनी अदर बुक्स जैसे कि दशगतिका और आर्यभट्टियम, दशगतिका और आर्यभट्टियम, ये इनकी बुक्स का नाम याद रखना है। फिर ही हैज डिस्क्राइब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ही, इसलिए इन हिज बुक आर्य सिद्धांत। तो एक हो गई आर्यभट्टियम, दशगणित और आर्य सिद्धांत, ये सारी आर्यभट्ट की हैं। Various aspects of man had been discovered by many scholars in their books. Among them, these scholars, कुछ scholars के नाम दिए हैं जैसे कि बोधयान, आपस्तंभ, कत्यायन, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, so this is the contribution of India in mathematics. Next, describe the various types of farming methods in detail. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग अलग होता है और फार्मिंग मेथड अलग है। यहाँ पे फार्मिंग मेथड पूछा है, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब्सिस्टेंस और मिक्स्ड। इनऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स आर यूज, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस केमिकल इज ऑल्सो फेल्ट। ठीक है, तो हर चीज में जब केमिकल जाएगा तो उसका असर ह्यूमन लाइफ में भी दिख रहा है और एनवायरमेंट में भी दिख रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these chemicals and insecticides in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely environment, hygiene of the people. Environment और लोगों दोनों को ही यहाँ हार्म पहुंचा है। The productive capacity and fertility of the land has reduced, due to which the crop production of the land and its quality reduce over a long run. जो productivity यानी कि fertility होती है लैंड की, वो ज़्यादा केमिकल यूज करने से धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि खत्म ही हो जाएगी, यानी कि सॉइल में कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कि वो कुछ ग्रो कर सके। क्लियर? तो दिस इज इनऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप क्या यूज किया जाता है? डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर एसेट्रा, ये भी अच्छा फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं। फिर काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क एसेट्रा आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स की जगह इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेग्रेंस। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उनका टेस्ट ही अलग होगा ऐसी सब्जियों का। फिर देयर आर मिनरल, विटामिन एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन दिस क्रॉप्स। इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी से लेकर न्यूट्रिशियस सब कुछ। देन सस्टेनेबल फार्मिंग, in order to see that the soil fertility is retained for a longer time, care is taken for crop rotation। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन चलता रहता है और सॉइल का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर तभी यूज किया जाता है जब जरूरत हो, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी। इस हिसाब से फार्मिंग करना इज सस्टेनेबल फार्मिंग। फिर आता है मिक्स्ड फार्मिंग, हेयर द कैटल रेयरिंग, यानी कि फार्मिंग के अलावा भी जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो भी हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो वो हो जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे कैटल रेयरिंग हो गया, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ फार्मिंग। फार्मिंग के साथ साथ ये सारी चीजें करना इज मिक्स्ड फार्मिंग। और यहाँ ये सेरिकल्चर का मतलब क्या है? सिल्क का प्रोडक्शन करना। ठीक है, सिल्क वॉर्म के थ्रू सिल्क का प्रोडक्शन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टेक्निकल रिफॉर्म्स ब्रॉट इन इंडियन एग्रीकल्चर, और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर सेंटर में एग्रीकल्चर रिसर्च में नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। सो टेक्निकल रिफॉर्म्स आर एज फॉलोज। The farmer who earlier used leather buckets and water wheel now uses submersible pumps, monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinkler method। ठीक है, पहले फार्मर्स जो लेदर बकेट और इन सब का इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में और इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरीगेशन मेथड, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। स्प्रिंकलर मेथड। देन केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि डाई अमोनिया फॉस्फेट, DAP, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, NPK, यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइजर या बायोटेक सीड्स यानी कि हाइब्रिड सीड्स, इन सब का यूज कर रहे हैं। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, DD किसान चैनल, SMS ऑन मोबाइल, गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल, आई खेडूत मोबाइल ऐप, लाइक एग्री मार्केट। इन सब के थ्रू गवर्नमेंट फार्मर्स की हेल्प करती रहती है, उनको कॉन्स्टेंटली गाइड करती रहती है नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। देन न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वे टू द फार्मर्स इन द विलेज बाय ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहता है। देन अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेर इन द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। वो अपने एग्रीकल्चर को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। रिसेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द
फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात, ठीक है, तो फेयर्स जो लगते हैं उसके थ्रू भी फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है गुजरात में, कहाँ का, दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद और नवसारी। These university carried out research and prepares new expert in agriculture. रिसर्च कंटिन्यूस चलती रहती है कि एग्रीकल्चर में और क्या क्या इनोवेशन लाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि इंस्टीट्यूशन बताना है, तो दो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड। पहला है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और दूसरा है DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the idea of world labor market. तो exchange of labor from one country to another is world labor market. तो when change of laborers is there among the nations के बीच में ही जो लोग हैं इधर से उधर वेरियस रीजंस की वजह से जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लेबर मार्केट। व्हेन लेबरर्स माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर, किस किस के लिए जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन के लिए, इसी को कहा जाता है मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। नाउ वॉकआउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशन, ब्रेन पावर यानी कि जो हमारे यहाँ के इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर वो यहाँ से चले जाते हैं फॉर द वेरियस रीजंस, तो नुकसान किसका होता है, हमारा ही, और इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ओके, सो वॉकआउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशन या हायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ मोर इनकम, मोर फैसिलिटी, बेटर जॉब, इन सब के लिए जब लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेन ड्रेन या तो माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस रिसेंटली कंट्री वाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर बिकम पॉपुलर इन अ नोट वर्दी मैनर, यानी कि अब तो ये स्टेटस जैसे बताते हैं कि हम US सेटल हो रहे हैं, हम कनाडा सेटल हो रहे हैं, तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो इसलिए ये जो माइग्रेशन है ये बढ़ता जा रहा है, इन शॉर्ट ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है। Due to permanent settlement of intelligent and talented people abroad, India loses its potential citizen. यानी कि हमारे यहाँ के talented और intelligent लोग अगर कंट्री छोड़ के चले जाएंगे तो सबसे बड़ा लॉस इंडिया का ही है, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल सिटीजन्स को खो रही है, जिनका कंट्रीब्यूशन अगर होता तो कंट्री का डेवलपमेंट भी ज्यादा हो पाता। इन द प्रेजेंट टाइम डिमांड फॉर पीपल हैविंग knowledge and skill in the information technology, communication technology, biotechnology, computer और medical has increased। तो आज ऐसे लोगों का डिमांड ज़्यादा है जिनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। सो मैनी कंट्रीज अब क्या करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे लोगों को ढूंढ के अपॉइंट करती हैं और काफ़ी अच्छा ऑफर देती हैं, हाई पर्क्स, जिनकी वजह से लोग अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो ये था पूरा वर्ल्ड लेबर मार्केट। फिर क्वेश्चन है, द पुअर लिव्ड इन रिच इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यहाँ पोवर्टी के बारे में नहीं बताना है, यहाँ पे हमको ये समझाना है कि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में इंडिया काफ़ी रिच है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है, तभी कहा जाता है कि पुअर लिव इन रिच इंडिया। तो पोवर्टी का स्टेटस क्या है, 2015 के UNDP की रिपोर्ट के हिसाब से रेशियो पॉवर्टी इन इंडिया इन 11-12 वॉज 2011-12 में कितना है, 21.92% पॉवर्टी थी, जिसमें से यानी कि टोटल पुअर कितने हुए, 26.93 करोड़, उसमें से 21.6 करोड़ पीपल रूरल के हैं और 5.28 अर्बन, यानी कि यहाँ पे रूरल पुअर ज़्यादा है। पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है, 1 मार्क में आ सकता है, छत्तीसगढ़, और जहाँ पे लोवेस्ट पॉवर्टी रेट है वो है गोवा। गुजरात में कितना पॉवर्टी है, 16.63%। फिर कुछ स्टेट जैसे कि छत्तीसगढ़, आसाम, यूपी, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा हैव मोर देन 30% प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी पॉवर्टी है उसका 30% इन स्टेट से है। अब रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इंडिया इज बेस्टो विथ नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज प्रोस्पेरस इन नेचुरल रॉ मटेरियल। नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है, रॉ मटेरियल भी बहुत है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम देम, हमको उनसे प्रॉफिट कमाना ही नहीं आ पा रहा है, जिसका रीजन क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल की कमी है, डिफेक्टिव प्लानिंग यानी कि प्लानिंग सही नहीं है,
इतने सालों से these natural resources have not been utilized to their best possible extent for welfare of people। यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी और इन सारे रीजंस की वजह से हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को उनके बेस्ट तक लेकर ही नहीं जा रहे हैं। जितना वो हमको फायदा दे सकते हैं हम उनसे उतना फायदा नहीं ले पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी हैज नॉट रिड्यूस, और यही रीजन है कि जो पॉवर्टी का रेट है इंडिया में कम नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, यानी कि इतने रिसोर्सेज, इतने रिच मिनरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी पॉवर्टी कम नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट लॉज? So it is very much essential to have knowledge, information and understanding of law। 7 पॉइंट है। पहला क्या है? पीपल आर सेव्ड फ्रॉम डूइंग क्राइम एंड thus saved from punishment, conviction etc. if they have general knowledge and education regarding law। अगर लॉ के बारे में पता होगा तो लोग क्राइम करने से बच जाएंगे, उनको पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, तो वो रुक सकते हैं। दे कैन गेट गाइडेंस रिगार्डिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड लीगल स्टेप्स। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर लॉ की जानकारी है तो उसके अगेंस्ट स्टेप लेने की हिम्मत रख सकते हैं, विच कुड बी टेकन अगेंस्ट इनजस्टिस। दे कैन एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो अपने जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनके बारे में जान सकते हैं। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड मे फ्लोरिश हिमसेल्फ, तो अपने राइट्स और अपने इंटरेस्ट के बारे में पता हो और अपने आप को आगे ले जाया जा सकता है अगर लॉज के बारे में पता हो तो। दे कैन बिकम इन्फॉर्म अबाउट वेरियस लीगल प्रोविजन दैट हैव बीन मेड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड फ्लोरिशमेंट। तो एक सिटीजन के लिए क्या क्या लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारे अगर उसको पता होगा तो वो अपना प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकता है। फिर है हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, अगर उसको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे लॉज बनाए हैं तो उसका ट्रस्ट कंट्री में बढ़ जाएगा, कंट्री के लॉ सिस्टम पर बढ़ जाएगा। सो दैट ही मे कॉन्ट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ही इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट एज अ सिटीजन एंड इज एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। डिप्राइव यानी कि उसको सारे फंडामेंटल राइट्स, उसके जितने भी हक बनते हैं वो उसको मिल रहे हैं और सामने से वो अपनी ड्यूटीज भी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के फॉर्मेशन में जरूर होगा। If everybody has proper knowledge of laws, they can lead a life of esteem and pride। किसी को भी कोई झुका नहीं सकता अगर वो सही है तो, ठीक है। अगर सही होने के बावजूद भी कुछ गलत हो रहा है तो तुमको पता है लीगली क्या स्टेप लेना चाहिए, तो अगर लॉ की इंफॉर्मेशन होती है तो वन कैन लीड अ लाइफ ऑफ एस्टीम एंड प्राइड। और इसलिए इट इज एसेंशियल टू हैव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा गाला पेपर 2 का सेक्शन डी खत्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको मिल जाएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।